नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। पुणे में पोर्शा ने 2 टेकीज को कुचला, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दी जमानत। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करता है भारत में काम। अंटार्कटिक पार्लियामेंट की बैठक भारत में आयोजित, NCPOR कर रहा है मेजबानी, भारत भी है संधि में शामिल। और ताइवान में बने नए राष्ट्रपति, चीन ताइवान पर करता है दावा, ताइवान के राष्ट्रपति को अलगाववादी मानती है चीन की सरकार। आइए खबरों की शुरुआत करें। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, इसे लागू होते देख पाना उतना ही मुश्किल होता है। घटना पर गौर करिए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कुछ दोस्त लंबे वक्त से मिलने का प्लान कर रहे थे। एक दिन समय मिला तो सारे दोस्त एक रेस्तरां में मिले। लौटते वक्त उनमें से 2 दोस्तों की मोटर बाइक को एक पोर्शा कार चला रहे 17 साल के व्यक्ति ने टक्कर मार दी। दोनों दोस्तों की इस हादसे में जान चली गई और 17 साल के आरोपी को माइनर होने के चलते 15 घंटों के भीतर जमानत मिल गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को रोड एक्सीडेंट्स पर 300 शब्दों का एक एस्से लिखने को कहा है। साथ ही 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की भी सजा दी गई है। यह माइनर पुणे के एक बिल्डर का बेटा है। जमानत पर पुणे के कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपी का अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 2 के तहत एक हेनियस क्राइम है। हम कोर्ट में आरोपी को वयस्क के तौर पर ट्रीट करने के लिए लेके गए थे, लेकिन कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। यह घटना केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के डिसीजन पर सवाल खड़ा नहीं करती, यह घटना सवाल खड़ा करती है पेरेंट्स पर जिन्होंने अपने माइनर बच्चे को पोर्श चलाना अलाउ किया। यह घटना सवाल खड़ा करती है पब ओनर्स पर जिन्होंने एक माइनर को अल्कोहल सर्व किया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स पर भी सवाल उठते हैं जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल को नोटिस करने में असफल रहे। ये ट्रेजेडी हम सभी को एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने की चेतावनी देती है। एज पेरेंट्स, एज बिजनेस ओनर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तौर पर हमें ऐसी घटनाओं में योगदान देने वाले अपने कामों के लिए खुद को जवाबदेह मानना चाहिए। हम समझते हैं कि इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्यों इन्वॉल्व हुआ और भारत में जुवेनाइल जस्टिस से मतलब क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि भारत में 18 साल तक के व्यक्ति को अवयस्क या माइनर माना जाता है। तो जो भी एक्ट जुवेनाइल जस्टिस के लिए बनाए गए वो 18 साल की कम उम्र के लोगों को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं। देखिए, भारत में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इस थियरी पर काम करता है कि बच्चे मासूम होते हैं और उनके व्यक्तित्व पर कई तरह के फैक्टर्स का असर होता है। जब वो क्राइम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इनमें परवरिश, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, शिक्षा का अभाव और आर्थिक कारण शामिल होते हैं। भारत में इन मामलों को डील करने के लिए द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 लागू था। फिर इस एक्ट को रिप्लेस करके जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 लाया गया। इस एक्ट में साल 2021 में संशोधन भी किया गया था। एक्ट के मुख्य प्रावधानों में से एक था कि 16 से 18 साल के माइनर्स को वयस्क की तरह ट्रीट किया जाना। इसमें अपराध की प्रकृति और क्या किशोर पर नाबालिग या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसका निर्धारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा किया जाना था। 2015 के एक्ट में क्राइम्स को हेनियस क्राइम्स, सीरियस ऑफेंस और पिटी ऑफेंस में बांटा गया था। 2021 के संशोधन में हेनियस और सीरियस क्राइम्स को क्लियरली डिफाइन किया गया। सीरियस ऑफेंस में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया जिनमें अधिकतम 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। वहीं हेनियस क्राइम्स में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया जिनमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो। 20 से 30 मई 2024 के दौरान भारत के कोच्चि में ATCM 46 यानी अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। इसे अंटार्कटिक पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। आखिरी बार भारत ने ATCM की मेजबानी 2007 में नई दिल्ली में की थी। इस बैठक का आयोजन भारत में गोवा स्थित NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा किया जा रहा है। बैठक में अंटार्कटिक संधि में शामिल 56 सदस्य देश हिस्सा लेंगे। अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि लागू हुई 1961 में। भारत इसमें साल 1983 में शामिल हुआ था। अंटार्कटिक में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से साल 1983 में गठित किया गया था। इस स्टेशन ने साल 1990 तक काम किया, मतलब कि ये अब बंद हो चुका है। 1989 में भारत ने अंटार्कटिक में दूसरा रिसर्च स्टेशन मैत्री के नाम से शिरमाचर ओएसिस में स्थापित किया था।
2012 में तीसरा रिसर्च स्टेशन भारती के नाम से स्थापित किया गया। भारत यहां पर मैत्री 2 नाम से एक नया रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में है, जो कि 2029 तक ऑपरेशनल हो सकता है। 2022 में भारत ने अंटार्कटिक संधि के साथ कमिटमेंट शो करते हुए अंटार्कटिक एक्ट भी लागू किया था। संधि के तहत अंटार्कटिक को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन से बाहर नो मैंस लैंड माना गया था। नो मैंस लैंड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग भूमि के उस टुकड़े का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस पर किसी देश का दावा या नियंत्रण ना हो। यह अक्सर 2 देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है। संघर्ष या विवाद से बचने के लिए इस क्षेत्र को आमतौर पर खाली छोड़ देते हैं। देश आमतौर पर इस भूमि का उपयोग या कब्जा नहीं करने पर सहमत होते हैं। नो मैंस लैंड विवादित क्षेत्रों को भी संदर्भित कर सकता है जहां नियंत्रण स्पष्ट नहीं है। यह प्रत्यक्ष टकराव को रोकने में मदद करता है और देशों के बीच एक तटस्थ स्थान बनाए रखता है। अंटार्कटिका के संदर्भ में नो मैंस लैंड से मतलब महाद्वीप के उन क्षेत्रों से है जिन पर किसी भी देश का कोई दावा नहीं है। आपको बता दें, अंटार्कटिक पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह संधि इस महाद्वीप पर प्रशासन से जुड़ी सभी गतिविधियों का आधार है। इस संधि के कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो संधि के तहत अंटार्कटिक में कहीं भी परमाणु परीक्षण या रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का निपटान प्रतिबंधित होगा। साथ ही अंटार्कटिक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी तरह के सैन्यीकरण की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को वैज्ञानिक जांच करने की स्वतंत्रता हासिल होगी। बैठक की मेजबानी एनसीपीओआर के द्वारा की जा रही है। एनसीपीओआर ध्रुवीय और महासागरीय अध्ययनों पर केंद्रित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक भारतीय शोध संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। यह गोवा में स्थित है। यह आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिंद महासागर क्षेत्रों में शोध करता है। संस्थान भारत को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में मदद करता है। कल हमने ईरान के राष्ट्रपति की प्लेन क्रैश हादसे में मौत की खबर आपको बताई थी। इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समस्याएं आ रही थी। खराब मौसम और अंधेरे के चलते सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा था। इसके चलते ईरान ने यूरोपियन यूनियन से इमरजेंसी सैटेलाइट मैपिंग सर्विस को एक्टिवेट करने की गुजारिश की थी। इसके बाद ईयू ने कोपरनिकस ईएमएस रैपिड रेस्पॉन्स मैपिंग सर्विस एक्टिवेट कर दी थी। ईयू के मुताबिक यह सर्विस किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं बल्कि मानवता के नाते एक्टिवेट की गई है। हम ईयू की इस इमरजेंसी सैटेलाइट मैपिंग सर्विस के बारे में यहां जानेंगे। ईयू के कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस का क्रिटिकल कंपोनेंट रैपिड रिस्पॉन्स मैपिंग टेक्नोलॉजी है। इसी तकनीक के तहत यह सिस्टम घटना का एक्यूरेट मैप तुरंत जारी कर पाता है। कोपरनिकस प्रोग्राम को ईयू स्पेस एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के मकसद से लॉन्च किया गया था। कोपरनिकस प्रोग्राम अंतरिक्ष और जमीन पर एक विशाल अति उन्नत कैमरा सिस्टम की तरह है जो हमें अपने ग्रह को समझने और उसकी देखभाल करने में मदद करता है। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास एक विशेष कैमरा होता तो आपके पड़ोस में होने वाली हर चीज को देख सकता। अगर वो कैमरा कौन अपने बगीचे में पानी दे रहा है, ट्रैफिक जाम कहां पर है, तूफान के दौरान कोई पेड़ गिरा है या नहीं, बस ऐसा ही कुछ कोपरनिकस सिस्टम वैश्विक स्तर पर करता है। कोपरनिकस पृथ्वी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए जमीन, हवा और समुद्र में उपग्रहों और सेंसर्स का उपयोग करता है। यह पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्र करता है, जैसे मौसम का पैटर्न, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि उपयोग में परिवर्तन इत्यादि। इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बाढ़ या जंगल की आग जैसी आपात स्थितियों के दौरान तेजी से मानचित्र और रिपोर्ट बनाता है। इससे स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। इसे आप अपने फोन पर मौजूद मौसम ऐप की तरह समझिए, लेकिन ये आपके फोन से ज्यादा एडवांस है। जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो मौसम ऐप आपको चेतावनी देने के लिए कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करता है। इसी तरह कोपरनिकस वैज्ञानिकों, सरकारों, संगठनों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए दुनिया भर से विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। उदाहरण के लिए बाढ़ के दौरान कोपरनिकस विस्तृत मानचित्र प्रदान कर सकता है जो दिखाता है कि कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं को तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। जब भी कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी सर्विस एक्टिव की जाती है, यह पूरे एरिया का घटना से पहले का डिटेल्ड मैप और घटना के बाद का डिटेल मैप प्रोवाइड कराया जाता है। इस डिटेल इमेज में डैमेज के बारे में सारी सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ एक और बात समझिए, आपने अक्सर किसी विमान के एक्सीडेंट के बाद ब्लैक बॉक्स का नाम जरूर सुना होगा। देखिए, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके 2 भाग होते हैं,
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। अपने नाम के बावजूद ब्लैक बॉक्स आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि दुर्घटना के बाद इसका पता लगाना बहुत आसान हो। FDR गति, ऊंचाई और दिशा जैसे महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों को रिकॉर्ड कर लेता है। और CVR क्या करता है? CVR पायलट की बातचीत, इंजन की आवाज, अलार्म सहित कॉकपिट में जो आवाजें हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। इन उपकरणों का प्राथमिक मकसद जांचकर्ताओं को यह समझने में सहायता करना होता है कि दुर्घटना की स्थिति में उड़ान के दौरान आखिर क्या हुआ था। साथ ही आवश्यक डेटा मुहैया कराना भी इसका मकसद है, जो तकनीकी समस्याओं या मानवीय त्रुटियों को प्रकट कर सकता है। ब्लैक बॉक्स उच्च तापमान, गहरे पानी और गंभीर प्रभावों जैसी चरम स्थितियों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने उन्हें बधाई दी। नवनियुक्त राष्ट्रपति ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक ऐसे वक्त में ताइवान की गद्दी संभाली है जब ताइवान को हड़पने के लिए चीन सबसे ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। चिंग ते के राष्ट्रपति बनने से चीन बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। चीन की सरकार उन्हें एक अलगाववादी मानती है। ताइवान के नए राष्ट्रपति के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल चीन पूरे ताइवान पर अपना दावा करता है। चीन की सरकार खुलकर कहती रही है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान को बल प्रयोग करके नियंत्रण में ले लिया जाएगा। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में बसा ताइवान चीन से ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जल संधि के जरिए अलग होता है। ताइवान अपने आसपास के द्वीप और चीन के तट से सटे तमाम छोटे मोटे द्वीपों पर दावा करता है। इनमें मात्सु, क्वेमेओ और वचियू जैसे द्वीप शामिल हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जापान और फिलीपींस के बीच बसे ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। इसके उत्तर में पूर्वी चीन सागर और उत्तर पूर्व में रयूकू द्वीप स्थित है। इसके पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर है और दक्षिण में बाशी चैनल स्थित है। चलिए, कल से हमने एक नई शुरुआत की है। आपको पता है टर्म ऑफ द डे। आज के टर्म ऑफ द डे में देखते हैं क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग हैकिंग का ही एक तरीका है। इसमें हैकर्स ब्लूटूथ के जरिए डिवाइस को हैक करते हैं। इसमें हैकर्स कॉल सुन सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लू बगिंग अटैक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस में ही हो सकते हैं। इसमें डिवाइस का ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में होना चाहिए। अगर ब्लूटूथ डिवाइस 10 मीटर की रेंज में है तो हैकर्स इसे हैक कर सकते हैं। ब्लू बगिंग से बचने के लिए यूजर्स को ब्लूटूथ डिवाइस को ऑफ कर देना चाहिए। साथ ही कनेक्टेड डिवाइसेस को यूज में न होने पर डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। किसी भी अनजान ब्लूटूथ पेयरिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। 21 मई को पूरे देश में एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी का प्रतीक है। 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर गांव में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इस दिन को लोगों को समाज और राष्ट्र पर आतंकवाद और हिंसा के नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। ब्रिटेन के सबसे बड़े हेल्थ स्कैंडल की जांच रिपोर्ट हाल ही में पेश की गई। लगभग 6 साल पहले इस मामले की जांच शुरू की गई थी। इसे ब्लड स्कैंडल के नाम से जानते हैं, जिस पर वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीड़ितों और उनके परिवारों से माफी भी मांगी है। दरअसल 1970 और 1980 के दशक में इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से हजारों लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए थे और इन संक्रमणों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी और 30,000 से अधिक लोग HIV और हेपेटाइटिस C जैसे बीमारियों से संक्रमित हो गए थे। इसका मुख्य कारण था ब्लड प्लाज्मा से प्राप्त फैक्टर 8, जिससे हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता था। इसी के चलते ब्लड की डिमांड बढ़ गई और ब्लड को आयात किया जाने लगा, जो इस संक्रमण का कारण बना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का पहला सेट अफ्रीकी देशों को भेजा है। अक्टूबर 2023 में WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वैक्सीन की सिफारिश की थी और यह WHO द्वारा रिकमेंडेड दूसरा मलेरिया वैक्सीन है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स द्वारा विकसित किया गया था। यह वैक्सीन भारत के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले परजीवी पर प्रभावी है। यह वैक्सीन अफ्रीका में मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। भारतीय मौसम विभाग ने 22 मई को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने और इसके आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। इसी तरह का पूर्वानुमान प्राइवेट वेदर ब्यूरो स्काईमेट ने भी लगाया है। यदि ये चक्रवात में बदलता है तो 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात बन जाएगा। अगर ये चक्रवात भारतीय तट की ओर बढ़ा तो यह मानसून को बढ़ावा देगा और अगर ये म्यांमार की ओर बढ़ा तो यह मानसून में रुकावट पैदा करेगा
और मानसून की शुरुआत पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले कुछ समय से भारत में पिग बुचरिंग स्कैम के मामलों में तेजी देखी गई। इसे किलिंग पिग प्लेट या फिर शाह जू पैन के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द पिग यानी सुअर को काटने से संबंधित है। जिस तरह सुअरों को मांस के लिए काटे जाने से पहले उसे खिला पिलाकर तैयार किया जाता है, इस स्कैम में स्कैमर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इसकी शुरुआत 2019 के आसपास चाइना से हुई थी। यह एक तरह का साइबर स्कैम है। इस तरह के स्कैम में स्कैमर आपका जानकार या दोस्त बनकर आपसे कांटेक्ट करता है और आपका भरोसा जीतने का प्रयास करता है। वर्तमान में इसका प्रयोग स्टॉक या क्रिप्टो में निवेश कराकर किया जा रहा है। इसमें स्कैमर फिशिंग वेबसाइट या ब्रोकरेज फर्म्स की नकल करके लोगों से निवेश करवाता है और जब तक लोग कुछ समझ पाते हैं तब तक उनका पैसा जा चुका होता है। स्मोकी पान को नाइट्रोजन पान भी कहा जाता है। इसका सेवन जानलेवा हो सकता है। बेंगलुरु में 12 साल की एक बच्ची ने स्मोक वाला पान खा लिया। इसके बाद लड़की के पेट में दर्द शुरू हुआ। मामला बिगड़ते देख उसे अस्पताल ले गए, जहां पता लगा कि लिक्विड नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से उसके पेट में छेद हो गया है। अब यदि हम बात करें लिक्विड नाइट्रोजन की, तो यह नाइट्रोजन गैस का तरल रूप होता है जो एक रंगहीन, गंधहीन और इनएक्टिव तरल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर में ही गैस फॉर्म में आ जाता है। इसमें किसी तरह के टॉक्सिन्स नहीं होते, लेकिन यह कई मामलों में बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे यह ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है, टिश्यू और इंटरनल डैमेज भी कर सकता है। इंडियन ओपन सर्फिंग के 5वें संस्करण की शुरुआत की घोषणा की गई। यह सर्फिंग प्रतियोगिता 31 मई से 2 जून 2024 तक कर्नाटक के मंगलुरु में समुद्र तट पर मंत्रा सर्फ क्लब द्वारा आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा भारत में सर्फिंग और स्टैंड अप पैडलिंग की गवर्निंग बॉडी सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों पुरुष ओपन, महिला ओपन और बॉयज अंडर 16 तथा गर्ल्स अंडर 16 में आयोजित होगी। भारतीय टीम ने एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस टीम ने यह कारनामा एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में मिक्स्ड रिले रेस 4x400 मीटर में करके दिखाया है। इस टीम में मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्रीदांडी, अमोद जैकब और सुभा वेंकटेशन शामिल थे। चलिए अब देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, R21 मैट्रिक्स एम पद खबरों में रहा था। यह पद निरूपित करता है वैक्सीन को, सुपर कंप्यूटर को, चक्रवात को या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की एक यूनिट को। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती संबंधित हैं आर्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन, अंटार्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन, मंगल पर स्थित रिसर्च स्टेशन या फिर चंद्रमा पर स्थित भारतीय शोध संस्थान से। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहा हिस्पानियोला द्वीप स्थित है हिंद महासागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर या फिर लैब्राडोर सागर। सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किस देश में किया गया था, ब्राजील, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। और सही जवाब है भारत यानी विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस बुलेटिन को लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।